पवन और ज्योति पति पत्नी थे। इनकी शादी को 1 ही महीना हुआ था। दोनों की लव मैरिज थी। वो अपनी पत्नी ज्योति को भी अपने साथ गांव से शहर ले आया था। ज्योति को काम मिल गया और वो एक कॉल सेंटर में काम करने लगी। पवन अभी भी नौकरी ढूंढ रहा था। एक शाम को उनका मकान मालिक उनके पास आया और बोला, देखो, मैंने तुम लोगों को काफी लंबे वक्त से अपने घर पर किराए पर रखा हुआ है, लेकिन तुम दोनों कभी भी किराया समय पर नहीं देते हो। अब से काम नहीं चलेगा। भैया, आप तो जानते ही है ना कि पवन को कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं अकेले ही काम करती हूँ, लेकिन जैसे ही उसे नौकरी मिल जाएगी हम आपका किराया एकदम समय पर देने लगेंगे। अरे अरे, कब से मैं यही कहानी सुन रहा हूँ। अब बस बहुत हुआ मुझे। अब से अपना किराया एकदम समय से चाहिए। और इतना ही नहीं, अब मैं किराया बढ़ा भी रहा हूँ। तभी पवन वहाँ आ जाता है और यह सब सुन लेता है। वह मकान मालिक से कहता है, क्या? अरे ये तो सरासर गलत है ना भैया। आप ऐसे अचानक से किराया क्यों बढ़ा रहे हैं? ओहो, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या गलत है और क्या सही। हाँ, अगर आपको तमीज नहीं है तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब कल के कल तुम मेरा घर खाली करके यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। जाओ और कहीं जाओ और अपनी तमीज की शिक्षा दो। इतना बोलकर मालिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यह तुमने क्या किया पवन? इस शहर में इतनी महंगाई है और बड़ी मुश्किल से हमें कम दाम पर यह घर मिला था। अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? तुमने ने क्यों उस मकान मालिक से झगड़ा किया? तो क्या मैं उसकी बकवास सहता रहता? ज्योति, अरे मैं काम ढूंढ तो रहा हूं ना, जल्दी मुझे काम मिल ही जाएगा। देखना, तुम फिक्र मत करो। मेरा एक दोस्त है जिसका घर खरीदने और बेचने का बिजनेस है। उसके पास रहने के लिए कोई ना कोई जगह जरूर होगी। हम कुछ वक्त के लिए वहां रह लेंगे और फिर तब तक कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। ठीक है पवन, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन ज्योति और पवन अपने किराए का घर छोड़कर पवन के दोस्त के बताए एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पवन का दोस्त भी उनके साथ आया हुआ था। देखो पवन, इस घर के जो मालिक है ना, वो विदेश में रहते हैं। ये घर काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है और मुझे इसे बेचने की जिम्मेदारी हाल ही में मिली है। यहाँ पे तुम आराम से कुछ दिनों तक रह सकते हो। थैंक यू सो मच बिट्टू। मैं जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और यह घर खाली कर दूंगा। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे पवन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आएगा ना। हाँ, अरे पवन, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। ये जो घर है ना, इसको लेकर कुछ कहानियां फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक दरवाजा है जो कि बड़ा ही रहस्यमयी है और जिसने भी उसे खोला है उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ है। इसलिए कुछ भी हो जाए, तुम दोनों उस दरवाजे को मत खोलना। मुझे नहीं पता था बिट्टू कि तुम ऐसी कहानियों में यकीन करते हो। अरे यह सब केवल अफवाह होती है। बस क्या तुम भी पवन? अगर बिट्टू जी कुछ कह रहे हैं तो मान लो ना पवन। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम उस दरवाजे से दूर रहेंगे। इसके बाद बिट्टू वापस अपने घर चला जाता है और पवन और ज्योति मिलकर घर की थोड़ी बहुत सफाई करने लग जाते हैं। रात हो जाती है और दोनों लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। आधी रात में पवन को जोरों की भूख लगती है तो वह किचन की तरफ जाता है। आज मैंने रात का खाना ठीक से नहीं खाया था, इसलिए मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है। चलो जल्दी से कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूँ और सो जाता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर नौकरी ढूंढने भी जाना है। पवन किचन से खाना खाकर जब वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसे वही भूतिया दरवाजा दिखाई दिया। तो यही है वो रहस्यमय दरवाजा। ये ज्योति और बिट्टू जैसे पढ़े लिखे लोग भी कैसी कैसी कहानियों पर यकीन करते हैं। अभी तो ज्योति भी सो रही है। जरा मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर अंदर क्या है। पवन ज्यादा कुछ सोचे समझे दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ओहो, इस जगह तो एक भी लाइट नहीं है। जरूर बिजली वाला यहाँ आने से डर गया होगा, इसीलिए यहाँ लाइट नहीं लगाई गई। चलो बहुत हुआ टाइम पास, अब वापस चलकर सो जाता हूँ, वरना कल सुबह आंख नहीं खुलेगी। पवन वापस जाने लगता है, तभी एक रोशनी उसका पीछा करने लगती है। पवन वापस दरवाजे से बाहर आ जाता है। वो रोशनी भी उसके साथ चली आती है। फिर वह अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन ज्योति पवन को उठाती है। उठो पवन, क्या तुम्हें देर नहीं हो रही है? मुझे भी काम पे जाना है। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, तुम समय से तैयार हो जाना। मैं जा रही हूँ काम पे। ऐसा कह के ज्योति अपने काम के लिए निकल जाती है। पवन भी नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसे पूरे टाइम यही महसूस हो रहा था कि उसके कंधों पर बहुत वजन है। जैसे तैसे पवन नाश्ता करके काम ढूंढने निकल जाता है। ओहो, अभी तो मैं कुछ दूर ही चला हूं और अभी से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं गिर जाऊंगा। नहीं, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, वरना मैं पक्का यहीं गिर जाऊंगा।
पवन वापस घर आ जाता है और घर आते ही वो बेहोश हो जाता है। शाम को 5 बजे उसकी आंख खुलती है और वो मुंह धोने के लिए बाथरूम के शीशे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह शीशे में देखता है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उस शीशे में पवन नहीं बल्कि भूत नजर आ रहा था। ये क्या भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। चिल्लाना बंद कर वरना मैं तुझे तुरंत खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे ये कौन कहता है कि तूने कुछ किया है? तूने तो मेरी बड़ी मदद की है। तूने मुझे उस अंधेरे कमरे की कैद से आजाद किया है। तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अच्छा, तो अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी तुझे मेरी और भी मदद करनी है। इतना कहकर भूत पवन के शरीर में घुस जाता है। अब पवन की आंखें एकदम लाल हो गई थीं। तभी ज्योति शाम को काम से घर आ गई और पवन को ऐसे देखकर वह बहुत डर गई और उसकी चीख निकल गई। ये क्या है पवन? ये तुम्हें क्या हो गया? मैं पवन नहीं हूँ। भूत ज्योति को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन डर के मारे ज्योति वहां से भागने लगी। भागते भागते ज्योति जाकर स्टोर रूम में छुप जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये पवन को क्या हो गया है? अब मैं क्या करूं? ओह, याद आया, बिट्टू जी को फोन करती हूँ, वह आकर मेरी मदद जरूर करेंगे। ज्योति जल्दी से बिट्टू को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। थोड़ी ही देर में बिट्टू घर आ जाता है और छुपते छुपाते स्टोर में जाकर ज्योति से मिलता है। अरे बिट्टू जी, अच्छा हुआ आप आ गए। पवन में कोई भूत आ गया है। वह बहुत डरावना लग रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस भूतिया दरवाजे को खोलकर उस कमरे में गया था? मुझे नहीं पता बिट्टू जी, मैं घर पर नहीं थी। हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो सकता है नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि ऐसा ही हुआ है। जरूर उस कमरे में कोई भूत होगा जो पवन के साथ साथ बाहर आ गया। बिट्टू जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर तो ज्योति और बिट्टू वहीं पर चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर ज्योति को एक आइडिया आता है और वो बिट्टू से कहती है, मुझे तो अब बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। हमें पवन को वापस उस कमरे में ले जाना होगा। वहीं से यह भूत आया है और इसे वहीं ले जाकर हराया जा सकता है। हाँ ज्योति, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी यही लगता है कि ये भूत उस कमरे में ही सबसे ज्यादा कमजोर होगा, इसलिए वहां पर इसे हराना बहुत आसान होगा। तो देर किस बात की है? हम आज रात ही अपने प्लान को अंजाम देंगे। रात होते ही ज्योति और बिट्टू दोनों उस भूतिया दरवाजे को खोलकर उस अंधेरे कमरे में चले गए। यहाँ तो बड़ा अंधेरा है ज्योति, मुझे तो कुछ डर लग रहा है। बिट्टू जी, ये डरने का समय नहीं है। अरे डरने का भी कोई समय होता है क्या ज्योति? अच्छा ये बताओ, तुम पवन के ऊपर सवार उस भूत को यहाँ लाओगी कैसे? बस आप मेरे साथ इस दरवाजे से सट कर खड़े रहो। जैसे ही मैं आपसे कहूँ, आप पवन के पैर पकड़ लेना और उसे यहाँ अंदर खींच लेना। मैंने उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाया है कि वह यहाँ जरूर आएगा। ज्योति और बिट्टू चुपचाप खड़े रहकर भूत के आने का इंतजार करने लगे। असल में ज्योति ने भूत के लिए एक जाल बिछा रखा था। उसने दरवाजे पर ही मांस के टुकड़े रखे थे। उसका प्लान भी काम कर गया। भूत मांस के टुकड़ों को सूंघते हुए भूत दरवाजे तक आ पहुंचा। तभी भूत को दरवाजे के पास पड़े मांस के टुकड़े नजर आते हैं। भूत लालच में आकर मांस को खाने के लिए दरवाजे के पास आ जाता है। ज्योति और बिट्टू मिलकर भूत के पैर पकड़ उसे दरवाजे से अंदर खींच लेते हैं। अंदर आते ही भूत तड़पने लगता है। थोड़ी ही देर में वह पवन के शरीर से बाहर आ जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। ओ नहीं, मैं फिर से इस कमरे में कैसे आ गया? यहाँ तो मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं करती। मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। भूत वापस पवन के शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ज्योति और बिट्टू पवन को उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हैं। ज्योति जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देती है और भूत फिर से वहीं पर कैद हो जाता है। पवन और ज्योति उस घर को खाली कर देते हैं और वह भूतिया दरवाजा एक बार फिर से हमेशा के लिए बंद हो जाता है।